साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। देखिएगा, संसद की समितियों के बारे में अपन बात कर रहे थे और संसद में जो वित्तीय समितियां थी जिसके बारे में अपने बात की, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और कौन सी, लोक उद्यम समिति। इसके बाद में कल की क्लास में अपने बात की थी कौन सी, अपने जो विभागीय समितियां रहती हैं 24, उनमें से 16 जो जिस पर लोकसभा का नियंत्रण रहता है और 8 जिस पर जो राज्यसभा का नियंत्रण रहता है, उनके संदर्भ में बात की। संसदीय समितियों में एक और महत्वपूर्ण समिति होती है जिसका नाम है जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त संसदीय समिति। किसके बारे में बात करेंगे, संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है कि संयुक्त संसदीय समिति का भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। क्या ध्यान में रखेंगे, ये जो संयुक्त संसदीय समिति है इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। पहली बात तो क्या ध्यान में रखेंगे, इनका भी संविधान में उल्लेख नहीं है। मैंने पहले से स्पष्ट कर दिया था, संविधान में उल्लेखित होने वाली एकमात्र समिति है कौन सी, राजभाषा समिति। इनके अलावा जो भी संसदीय समिति अपन पढ़ रहे हैं उनका एक का भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ये जो समिति है एक प्रकार की अस्थायी समिति। कैसी समिति है ये, अस्थायी समिति है। कैसी समिति है ये, अस्थायी समिति है। इस समिति का गठन क्यों किया जाता है, इसके पीछे कारण सुनिएगा। इस संयुक्त संसदीय समिति का गठन इसलिए किया जाता है किसी विधेयक या प्रस्ताव को लेकर, किसको लेकर, किसी विशेष प्रकार के विधेयक या प्रस्ताव को लेकर इस प्रकार की समिति का गठन किया जाता है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। जैसे मैं मान लूं कि कोई इस प्रकार का घोटाला हुआ है, जैसे बोफोर्स तोप घोटाला मान लें, बैंकिंग के संदर्भ में मान लें, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मान लें, या अपन बात करें कि जो आपके शीतल पेय पदार्थ हैं उनको लेकर जो बात करें, तो इस प्रकार के प्रस्ताव या इस प्रकार का कोई विधेयक या इस प्रकार की कोई बात हो जो किसी विशेष मामलों को लेकर, एक शब्द में मैं कहूं, ये किसी विशेष मामलों को लेकर गठित की गई संसद की एक अस्थायी समिति। बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, ये जो है किसी विशेष मामलों को लेकर, किसी विशेष मामले को लेकर संसद में गठित की जाने वाली, संसद में गठित की जाने वाली, संसद में गठित की जाने वाली एक अस्थायी समिति है। एक कौन सी समिति है, अस्थायी समिति है। अब बात आती है कि इसका गठन कौन करता है। तो देखिएगा, इसके संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है कि संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इसके गठन के लिए पहला सदन एक प्रस्ताव रखेगा और दूसरा सदन जब उस पर सहमति प्रदान कर देगा तो इस प्रकार की जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी है, जो जेपीसी है, इसका गठन हो जाएगा। इसके लिए गठन के संदर्भ में क्या बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी एक सदन इस प्रकार के समिति के लिए गठित करने के लिए प्रस्ताव रखेगा और दूसरा सदन अगर उस पर सहमति दे देता है तो इस प्रकार की समिति का गठन हो सकता है। इस समिति के गठन के संदर्भ में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति क्या बनाते हैं, नियम बनाते हैं। 2 बातें और महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखने, किसके संदर्भ में, जेपीसी के संदर्भ। पहली कौन सी ध्यान में रखेंगे, जेपीसी के गठन के लिए, जेपीसी के गठन हेतु पहला सदन कोई भी हो सकता है, पहला सदन है ना, या जरूरी नहीं है कि पहला सदन राज्यसभा हो या लोकसभा, कोई भी हो सकता है। पहला सदन एक प्रस्ताव लाएगा और दूसरा सदन अगर उस पर क्या प्रदान कर दे, सहमति प्रदान कर दे। जेपीसी के गठन के लिए हेतु पहला सदन एक प्रस्ताव लाता है, एक प्रस्ताव लाता है एवं दूसरा सदन उस पर अगर सहमति प्रदान कर देता है, उस पर अगर सहमति प्रदान कर देता है, सहमति प्रदान कर देता है तो जेपीसी का गठन हो जाता है। तो जेपीसी का गठन हो जाता है। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि पहले किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है,
क्लियर रखिएगा बात को। पहले किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है जेपीसी के गठन के लिए, राज्यसभा में लाए तो लोकसभा की सहमति जरूरी होती है, और लोकसभा में लाए तो बाद में राज्यसभा की सहमति क्या होती है, जरूरी होती है। अगला आपको ध्यान में रखना है कि जेपीसी के संदर्भ में, जेपीसी के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। नियम किनके द्वारा बनाए जाएंगे? लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति मिलकर जो हैं जेपीसी के संदर्भ में क्या बनाते हैं? नियम बनाते हैं। अब बात करें जेपीसी में सदस्यीय संख्या। देखिएगा, जेपीसी में सदस्यीय संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि जितने भी सदस्य होंगे वो 2:1 होंगे। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों का अनुपात कितना होगा? 2:1। यानी अगर 30 मेंबर हैं तो 30 में से 20 लोकसभा से होंगे और 10 कहां से होंगे? राज्यसभा से होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, जेपीसी में सदस्यीय संख्या का निर्धारण, जेपीसी में अधिकतम सदस्य संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है। अधिकतम सदस्य संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है। अधिकतम सदस्य संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन लोकसभा एवं राज्यसभा में सदस्यों का अनुपात, लोकसभा एवं राज्यसभा में सदस्यों का अनुपात 2:1 होगा। लोकसभा एवं राज्यसभा में सदस्यों का अनुपात क्या होगा? 2:1 होगा। और 2:1 होने का मतलब है जितने सदस्य होंगे उसमें से 2 भाग जो हैं लोकसभा के होंगे और 1 भाग इनका होगा राज्यसभा का। क्लियर है बात? अगर 60 मेंबर हो गए, अगर जेपीसी में कितने सदस्य हो गए? 60 हो गए, तो 60 में से 40 तो किनके होंगे? लोकसभा के सदस्य होंगे, और 20 किनके होंगे? राज्यसभा के क्या होंगे? सदस्य होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। सदस्य संख्या कितनी है, कोई बात यहाँ पर उल्लेखित नहीं की गई कितनी होगी। दूसरी बात, इनके संदर्भ में कितना समय दिया जाता है, ये मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया। ये एक प्रकार की कैसी हैं? अस्थायी समितियां, जो किसी विशेष मुद्दे के लेकर वहां उसका गठन होता है, और जब तक उस पर अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती तब तक ये जेपीसी अपना कार्य करती रहती है। तो सदस्य संख्या का निर्धारण नहीं है। बस ये बात स्पष्ट की गई है कि जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात जो है ये कितना रहेगा? 2:1 रहेगा। अब जेपीसी कार्य क्या करती है? जेपीसी के कार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको समझिएगा। संयुक्त संसदीय समिति के कार्य, मैंने कहा ये जो जेपीसी है किसी विशेष मुद्दे को लेकर जो है इसका गठन होता है। जैसे मान लेते हैं बोफोर्स तोप घोटाला हुआ। कौन सा घोटाला हुआ? बोफोर्स तोप घोटाला। ये जो बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था, इस बोफोर्स तोप घोटाले में राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, और विपक्ष ने मांग की, और विपक्ष की मांग पर जो है जेपीसी का गठन किया गया। अब जेपीसी कार्य क्या करेगी? इस बोफोर्स तोप घोटाले में किन की क्या भूमिका रही, ठीक है, इनका आयात किया गया तो किस प्रकार किया गया, डील किन के मध्य हुई। अर्थात ये जेपीसी जो है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को जो इस मुद्दे से जुड़ी है, जो इस घटना से जुड़ी हुई है, उनको किसी भी प्रकार की गवाही के लिए बुला सकती है, उन्हें समन जारी कर सकती, जिसे अपन बोलते हैं लीगल नोटिस जारी कर सकती हैं, उनसे शपथ पत्र पर गवाही ले सकती हैं, उनके किसी भी प्रकार के दस्तावेजों की जांच कर सकती हैं, उनके दस्तावेजों को लिया जा सकता है। ये सारे के सारे क्या रहेंगे? जेपीसी के कार्य रहेंगे, और इनकी एक रिपोर्ट बनाकर संसद के पटल पर रखी जाएगी। जेपीसी स्वयं किसी भी व्यक्ति या संस्था को सजा नहीं दे सकती। ये केवल एक जो है एक प्रकार की अपन के जांच करने का काम करती हैं। किनके द्वारा किया जाता है? जेपीसी के। तो देखिए जरा जेपीसी के कार्यों में क्या ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 पे ध्यान में रखेंगे, जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति किसी भी व्यक्ति या संस्था को गवाही देने के लिए बुला सकती है,
गवाही देने के लिए बुला सकती है। पहली बात क्या ध्यान में रखेंगे, जेपीसी किसी भी व्यक्ति या संस्था को गवाही देने के लिए बुला सकती है। दूसरी बात ध्यान में रखेंगे, जेपीसी शपथ पत्र पर गवाही ले सकती है। जेपीसी जो है शपथ पत्र पर गवाही ले सकती हैं, शपथ पत्र पर गवाही ले सकती हैं। तीसरी बात आप क्या ध्यान में रखेंगे, जेपीसी समन जारी कर सकती हैं। जेपीसी जो है समन को अपन क्या बोलते हैं, लीगल नोटिस। जेपीसी जो है समन जारी कर सकती हैं, लीगल नोटिस समन जारी कर सकती है, समन जारी कर सकती है। नेक्स्ट आप क्या ध्यान में रखेंगे, जेपीसी के संदर्भ में, जेपीसी जो किसी भी प्रकार की संस्था के दस्तावेजों की जांच कर सकती हैं, दस्तावेजों की जांच कर सकती हैं एवं दस्तावेजों को जब्त कर सकती हैं, एवं दस्तावेजों को जब्त कर सकती हैं। दस्तावेजों की जांच कर सकती हैं एवं दस्तावेजों को क्या कर सकती हैं, जब्त कर सकती हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे किन के कार्य हैं, जेपीसी। तो ये किसके संदर्भ में कार्य करेगी, किसी विशेष प्रकार के घटना को लेकर उनकी क्या करती हैं, जांच करती हैं। और जांच के दौरान जो हैं ये किसी भी व्यक्ति से गवाही ले सकती हैं, किसी भी प्रकार के दस्तावेजों की जांच कर सकती हैं, किसी भी व्यक्ति या संस्था को जो है लीगल नोटिस जारी कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति और संस्था जेपीसी के बुलाए जाने पर गवाही देने न आए तो ऐसा माना जाता है कि ये संसद की क्या है, अवमानना है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था, अगर कोई व्यक्ति या संस्था, अगर कोई व्यक्ति या संस्था जेपीसी के द्वारा बुलाए जाने पर, जेपीसी के द्वारा बुलाए जाने पर उपस्थित नहीं हो, जेपीसी के द्वारा बुलाए जाने पर उपस्थित नहीं हो तो क्या ध्यान में रखेंगे, संसद की अवमानना मानी जाएगी। संसद की क्या मानी जाएगी, अवमानना मानी जाएगी, संसद की अवमानना मानी जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जेपीसी के क्या हैं, कार्य हैं। अब अपन बात करते हैं कि अब तक जो हैं कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण जो हैं मुद्दे हैं जिनको लेकर जेपीसी का क्या हुआ है, गठन हुआ है। जैसे सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा है कि बोफोर्स तोप घोटाले को लेकर सबसे पहले जेपीसी का गठन कब हुआ था, बोफोर्स तोप घोटाला। कि भी बोफोर्स तोप घोटाला हुआ अथवा नहीं हुआ, इसकी जांच के लिए किसका गठन किया गया, जेपीसी का गठन किया। जेपीसी का सर्वप्रथम गठन जो है बोफोर्स तोप घोटाले को लेकर हुआ था। कब हुआ था, 1987 में, क्योंकि उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। और राजीव गांधी की सरकार पर आरोप लगे थे कि जो बोफोर्स तोप का जो भारत में आयात किया गया, जो बोफोर्स तोप खरीदे गए हैं, उसमें जो है सरकार ने बड़े स्तर पर क्या किया है, घोटाला किया है। इसको लेकर जेपीसी का पहली बार गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए थे, इस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे, आपको ध्यान में रखना है, बी शंकरानंद। क्या नाम था, बी शंकरानंद। इस पहली बार बनी जेपीसी के क्या थे, अध्यक्ष थे। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि रामनिवास मिर्धा जी को अध्यक्ष बनाया गया 1992 में। हर्षद मेहता का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और हर्षद मेहता के लेकर जो है बैंकिंग एवं शेयर घोटाले को लेकर जो है 1992 में बनी थी दूसरी बार बैंकिंग एवं शेयर घोटाला, बैंकिंग एवं शेयर घोटाला। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे किसे, रामनिवास मिर्धा जी को। किसको बनाए गए थे, रामनिवास मिर्धा जी को क्या बनाया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बार जेपीसी का गठन आपको ध्यान में रखना है 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद तीसरी आपको ध्यान में रखना है कौन सा, ये 1992 में हुआ था। तीसरा आपको ध्यान में रखना है स्टॉक एक्सचेंज घोटाला। स्टॉक एक्सचेंज घोटाले को लेकर बनी थी 2001 में। कब बनी थी, 2001 में। और इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए थे, तो इसके अध्यक्ष आप ध्यान में रखिएगा प्रकाश मणि त्रिपाठी को। किसको बनाए गए थे, प्रकाश मणि त्रिपाठी को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। कब, 2001 में।
इसके बाद नंबर 4 पे आप ध्यान में रखेंगे कौन सा, शीतल पेय पदार्थ घोटाला। शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ को लेकर बनी थी और इसका गठन हुआ था 2003 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे शरद पवार को। किनको बनाए गए थे, शरद पवार। और शरद पवार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शरद पवार जो हैं, इनके राजनीतिक दल जो हैं, इनका नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस, ठीक है। और वर्तमान में महाराष्ट्र की सरकार में गठबंधन की जो सरकार बनी हुई है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, जिसमें शरद पवार जो हैं उस गठबंधन के मुखिया माने जाते हैं। और जब 2003 में इस प्रकार की जेपीसी का गठन हुआ था, इस समय अध्यक्ष किसको बनाए गए थे, शरद पवार को इस जेपीसी का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष। तो पहली बार अध्यक्ष किसे बनाए गए थे, बी शंकरानंद। और पहली बार गठन कब हुआ था, 1987 में। किसके घोटाले को लेकर, बोफोर्स। तो मैंने कहा ना, कुछ इस प्रकार से इस जेपीसी का गठन होता है, कोई विशेष मुद्दा होना चाहिए, कोई ऐसा घोटाला जो संसद में उसकी जांच के लिए आवश्यक होता है, तो उस प्रकार के घोटाले को लेकर जो है जेपीसी का गठन किया जाता है। दूसरी बार आपको ध्यान में रखना है बैंकिंग एवं शेयर घोटाला 1992, रामनिवास मिर्जा। तीसरा आपको ध्यान में रखना है स्टॉक एक्सचेंज 2001, अध्यक्ष प्रकाश मणि त्रिपाठी। नंबर 4 पे आप ध्यान में रखेंगे शीतल पेय पदार्थ को लेकर 2003, और इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए थे, शरद पवार को बनाए गए थे। इसके आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक और आप ध्यान में रख सकते हैं, 2G स्पेक्ट्रम का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, यानी पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, वर्तमान में बीजेपी की है, कांग्रेस की सरकार के समय 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर जो है संसद में जेपीसी का गठन हुआ था, और इसके अध्यक्ष बने थे पीसी साको को। तो नेक्स्ट आप कौन सी ध्यान में रखेंगे, नंबर 5 पे आप ध्यान में रखेंगे, नंबर 5 पे ध्यान में रखेंगे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, और इसको लेकर जेपीसी का जब गठन हुआ था, तो इसके अध्यक्ष बनाए थे किसे, पीसी साको को। किसको बनाए गए थे, पीसी साको को इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और ये जो है कब की बात है, 2011 की। कब की है, 2011 की। तो ये आपकी कौन सी समिति, जेपीसी के बारे में आपने बात की। हालांकि यहाँ पर प्रश्न जो है इनसे संबंधित पूछा जा सकता है कि जेपीसी के एक तरफ आपको इसका जो जेपीसी का गठन कब हुआ, किस मुद्दे को लेकर हुआ, और इसके अध्यक्षता किसने करी थी, ये प्रश्न हो सकता है। या फिर कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जहां को लेकर, जिसको लेकर जो है जेपीसी का गठन हुआ था। हालांकि एक दो और बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो है वीवीआईपी चापर घोटाला है, जैसे सीए है, इनको लेकर भी जेपीसी के गठन। और हाल ही में राफेल को लेकर जो है कांग्रेस ने यह मांग की थी संसद में कि राफेल में घोटाला हुआ है, राफेल खरीद को लेकर जो है, इनको लेकर भी जेपीसी का क्या किया जाए, गठन किया जाए। लेकिन यहां पर जेपीसी का गठन नहीं किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। पहली बार कब हुआ था, बोफोर्स तोप घोटाला 1987 में, अध्यक्ष कौन थे, बी शंकरानंद। दूसरी बार आप ध्यान में रखेंगे बैंकिंग एवं शेयर घोटाला, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, रामनिवास मिर्जा। तीसरी 2001 में स्टॉक एक्सचेंज घोटाला, अध्यक्ष किसे बनाए गए थे, प्रकाश मणि त्रिपाठी। इसके बाद में शीतल पेय पदार्थ या सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में बात करें, 2003 अध्यक्ष बने थे शरद पवार, और 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, अध्यक्ष कौन थे, पीसी साको को इस जेपीसी का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। जेपीसी एक अस्थायी समिति है, यानी विशेष, देखिए इन घटनाओं से संबंधित बनी, और जैसे इनके संदर्भ में रिपोर्ट सौंपी, उसके बाद जेपीसी क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। जेपीसी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। क्लियर है। तो ये आपके थी संसद की समितियां, जिसके बारे में अपने डिटेल से बात की। सबसे पहले अपने वित्तीय समितियों के बारे में बात की, उसके बाद विभागीय समितियों के बारे में, और इसके बाद में जेपीसी के बारे में। अब एक दो महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आर्टिकल 108 108, दूसरा आर्टिकल 118, तीसरा 120 और 121, ये भी महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान में रखना है। देखिए जरा, सबसे पहले जिस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं 108, आर्टिकल 108 के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। किसका प्रावधान किया गया है, संयुक्त बैठक का। किसका प्रावधान किया गया है, संयुक्त बैठक का। कहीं पर भी संयुक्त सत्र जैसा शब्द उल्लेखित नहीं किया गया है। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक शब्द उल्लेखित किया गया है। कौन सा शब्द उल्लेखित किया गया है, संयुक्त बैठक। अब संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है, कारण सुनिएगा। हम सबको पता है कि ये जो संसद है, इन संसद का काम क्या है, कानूनों का निर्माण करना। संसद का काम क्या है, कानूनों का क्या करना, निर्माण करना। और कानूनों के निर्माण के बारे में बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और कौन है, राष्ट्रपति।
कई बार क्या होता है, किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। गतिरोध का क्या मतलब हुआ, किसी बिल को लोकसभा पारित कर दे, राज्यसभा पारित करने से मना भी नहीं करे, राज्यसभा उसे पारित भी नहीं करे, अर्थात राज्यसभा 6 माह तक उस बिल के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई जो है उस बिल के संदर्भ में न स्वीकृत करे, न अस्वीकृत करे, न उसको जो है संशोधन के लिए भेजे, इस प्रकार की कोई हलचल जो है दूसरे सदन में नहीं होती है। तो ऐसा माना जाता है कि इस विधेयक में क्या उत्पन्न हो गया है, गतिरोध। ध्यान से सुनिएगा, 6 माह तक किसी बिल के संदर्भ में बात करें, अगर लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा के पास भेजा है, राज्यसभा ने 6 माह तक उस बिल के संदर्भ में किसी प्रकार की न सहमति दी, न ही उसे अस्वीकृत किया, न इसमें संशोधन के बारे में बात की, 6 माह तक किसी भी प्रकार की कोई वहां पर बिल के संदर्भ में डिस्कस नहीं होता है, तो ऐसा माना जाता है कि दोनों सदनों में इस विधेयक को लेकर क्या हो गया है, गतिरोध उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है आर्टिकल 108 के तहत कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक की घोषणा करेगा। किसकी बैठक की घोषणा करेगा, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, धन विधेयक के संदर्भ में भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, संविधान संशोधन बिल पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, भले ही 6 माह हो, 12 माह हो। संविधान संशोधन बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है उस पर जो है ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। अगर धन विधेयक है, मनी बिल है, उस पर भी संयुक्त बैठक नहीं होगी। संयुक्त बैठक के संदर्भ में पहले तो आपको यह ध्यान में रखनी है। अब संयुक्त बैठक के संदर्भ में बात करें, संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है, कारण सुनिएगा। संयुक्त बैठक इसलिए बुलाई जाती है जब संसद के दोनों सदनों के मध्य, संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाए। संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाए। क्या उत्पन्न हो जाए, संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाए। दूसरी बात आप क्या ध्यान में रखेंगे, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो आपको ध्यान में रखनी है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किन के द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिपरिषद की परामर्श पर। मंत्रिपरिषद के परामर्श से। क्लियर है बात। अब बात आती है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। यहां पर आर्टिकल 108 के संदर्भ में बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन अब आपको ध्यान में रखना होगा आर्टिकल 118। क्या ध्यान में रखना होगा, आर्टिकल 118। आर्टिकल 118 में क्या प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 118 में प्रावधान किया गया है कि संयुक्त बैठक से संबंधित नियम एवं प्रक्रिया, संयुक्त बैठक से संबंधित नियम एवं प्रक्रिया लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति द्वारा बनाए जाएंगे। किन के द्वारा बनाए जाएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति के द्वारा संयुक्त बैठक के संदर्भ में क्या बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे। ये बात 108 में नहीं लिखी है, ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है, 118 में लिखी है। इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त बैठक के संदर्भ में आर्टिकल 108 पढ़ने से पार नहीं पड़ने वाली है, आर्टिकल 118 को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 118 के तहत जो नियम बनाए हैं उसके तहत जो है लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। यह आपको ध्यान में रखना। देखिए जरा, आर्टिकल 118 के तहत, आर्टिकल 118 के तहत अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, अगर लोकसभा अध्यक्ष क्या है, अनुपस्थित हैं, अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं
तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा एवं लोकसभा उपाध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर, लोकसभा उपाध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर, लोकसभा उपाध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा, राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। किनके द्वारा की जाएगी? राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। अब आपसे प्रश्न किस प्रकार का पूछा जा सकता है? एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर प्रश्न ये हो सकता है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता? ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता? अब आपके सामने 4 विकल्प देंगे। क्या, कौन कौन सा? पहला देंगे, देखिए जरा, लोकसभा का अध्यक्ष। बी विकल्प होगा लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष। तीसरा विकल्प पूछा जा सकता है राज्यसभा का सभापति, और नंबर 4 पे विकल्प होगा राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का कौन सा? उपसभापति। अब बताइए जरा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, कौन नहीं करेगा? राज्यसभा का सभापति। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी। क्या ध्यान में रखेंगे कि पहले अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। राज्यसभा का सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। दूसरा प्रश्न हमसे ये पूछा जा सकता है, ये भी अच्छा प्रश्न होगा। देखिए जरा, प्रश्न ये होगा कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष या फिर संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान, संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किन किन अनुच्छेदों में उल्लेखित हैं? किन किन अनुच्छेदों में उल्लेखित हैं? किन किन अनुच्छेदों में उल्लेखित हैं? आपको देंगे विकल्प नंबर ए आर्टिकल 108 और आर्टिकल 109, बी विकल्प देंगे आर्टिकल 108 और आर्टिकल 118, सी विकल्प आर्टिकल 108 और आर्टिकल 120, और डी विकल्प आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110। अब बताइए जरा, संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन किन अनुच्छेदों से संबंधित प्रावधान किया गया है? एक तो आर्टिकल 108 तो आप सबको पता है, इनके साथ दूसरा आर्टिकल भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? आर्टिकल 118 के तहत भी संयुक्त बैठक से संबंधित नियम बनाने की शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति को प्रदान की गई है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई, कौन से विधेयक पर बुलाई गई, किन के द्वारा बुलाई गई, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, और उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, या उस समय जो है इसकी अध्यक्षता किसने करी। ये अच्छे प्रश्न हो सकते हैं। देखिए जरा, अब तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई। कितनी बार? 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई। पहली आपको ध्यान में रखनी है 1961। पहली कौन सी ध्यान में रखेंगे? 1961। दूसरी आप ध्यान में रखेंगे 1978। तीसरी आप ध्यान में रखेंगे 2002। पहली कौन सी? 1961। वर्ष ध्यान में रखिएगा, मैं डेट भी बताने वाला हूं, 6 मई, 16 मई और 26 मार्च।
ध्यान से सुनिएगा, डेट भी पूछी जा सकती है कि संयुक्त बैठक कब बुलाई गई, एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान में होनी चाहिए। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, कौन सा विधेयक था और अध्यक्षता किसने करी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप क्या ध्यान में रखेंगे कि अब तक संयुक्त बैठक 3 बार बुलाई जा चुकी है। कितनी बार बुलाई जा चुकी है? 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। पहली मैंने कहा 6 मई को, दूसरी कौन सी, पहली आपको ध्यान में रखना है 6 मई को। कब बुलाई गई पहली बार? 6 मई 1961 को। कौन सा ध्यान में रखेंगे? 6 मई 1961 को। दूसरी ध्यान में रखेंगे 16 मई 1978 को, और तीसरी ध्यान में रखेंगे 26 मार्च 2002 को। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहली बार कब बुलाई गई, तो 6 मई 1961 को। दूसरी बार कब बुलाई गई, तो 16 मई 1961 को। और तीसरी बार कब बुलाई गई, तो 26 मार्च 2002 को। ये तो हो गई दिनांक, यानी कितनी बार? 3 बार। अब बात करते हैं विधेयक के संदर्भ में कि कौन सा विधेयक था। ठीक है, विधेयक के बारे में बात करें, सबसे पहला जो विधेयक था वो था दहेज के संदर्भ में, दहेज निषेध विधेयक। कौन सा ध्यान में रखेंगे? दहेज निषेध विधेयक, दहेज निषेध विधेयक। दूसरा जो विधेयक था वो था बैंकिंग एवं डाकघर संशोधन, बैंकिंग एवं डाकघर संशोधन विधेयक। और तीसरा जो था उनका नाम था आतंकवाद निरोधक, जिसे अपन पोटा कहते हैं, आतंकवाद निरोधक विधेयक। हो गई बात क्लियर? अब देखिए जरा विधेयक कौन सा था, यहां पर ध्यान में रखेंगे दहेज निषेध, बैंकिंग एवं डाकघर, आतंकवाद निरोधक। अब यहां पर बात करते हैं कि जब बुलाई किन के द्वारा थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, क्योंकि संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति की बात करें तो 1961 में राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 1961 में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करें 1978 में, तो 1978 में कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और यहां पर कौन थे? तो के.आर. नारायणन। कौन थे? के.आर. नारायणन। और उसके बाद में 25 जुलाई को जो है के.आर. नारायणन के स्थान पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं क्या बन गए थे? भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। अब बात करते हैं अध्यक्षता किसने करी। अध्यक्षता भी महत्वपूर्ण है कि जब पहली बार बुलाई गई थी उस समय अध्यक्षता किसने करी, दूसरी बार में अध्यक्षता किसने करी। पहली बार जब बुलाई गई थी इस समय अध्यक्षता करी थी ए.एस. आयंगर ने, अनंत शयनम आयंगर। और ये क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष। क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष। दूसरी बार करी थी के.एस. हेगड़े ने, और के.एस. हेगड़े भी क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष। और तीसरी बार किसने करी? तो तीसरी बार करी थी, आपके ध्यान में रखना है, पी.एम. सईद ने। और पी.एम. सईद क्या थे? लोकसभा के उपाध्यक्ष। पी.एम. सईद क्या थे? लोकसभा के उपाध्यक्ष। अपने से प्रश्न पूछा जा सकता है कि एकमात्र ऐसी कौन सी संयुक्त बैठक है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ने नहीं करके लोकसभा के उपाध्यक्ष ने करी। एकमात्र ऐसी संयुक्त बैठक जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के उपाध्यक्ष ने करी थी, कौन सी? तीसरी। और कारण भी सुन लीजिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष इस समय क्यों नहीं करी थी। इस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे जी.एम.सी. बालयोगी। क्या नाम था? जी.एम.सी. बालयोगी। इस समय लोकसभा के अध्यक्ष जी.एम.सी. बालयोगी थे, जिनका पद पर रहते निधन हो गया। पद पर रहते क्या हो गया था? देहांत हो गया था। पद पर रहते निधन। और पद पर रहते जब निधन हो गया तो लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया, तो इनके स्थान पर पी.एम. सईद ने क्या करी थी? अध्यक्षता करी। तो क्लियर रखिएगा, तीनों के तीनों आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले डेट आपको ध्यान में रखनी है, इसके बाद में दूसरा आपको ध्यान में रखना है विधेयक कौन सा था, तीसरा राष्ट्रपति कौन थे और अध्यक्षता किसने करी। अब प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री में आपको ध्यान में रखना है कि 1961 में प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1961 में तो सभी को पता है प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर 1978 में कौन थे? तो 1978 में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। और यहां पर 2002 में कौन थे? तो 2002 में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी जी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी।
अब ये आपके प्रश्नों का उच्चतम स्तर ये हो सकता है। अब यहां से सुमिलित कीजिए वाला प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुमिलित कीजिए का मतलब एक तरफ आपके ये वर्ष दे देंगे, दूसरी तरफ विधेयक दे देंगे और सही सुमिलित कीजिए संयुक्त बैठक के संदर्भ में, या फिर एक तरफ ये वाला विधेयक दे देंगे और दूसरी तरफ अध्यक्षता किसने करी थी संयुक्त बैठक की, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहले में एएस अयंगर लोकसभा के अध्यक्ष थे, दूसरे में केएस हेगड़े लोकसभा के अध्यक्ष थे और तीसरे में पीएम सईद ने करी थी, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। अब क्यों करी थी? क्योंकि यहाँ पर जीएमसी बालयोगी लोकसभा के इस समय अध्यक्ष थे और जीएमसी बालयोगी का पद पर रहते क्या हो गया था, देहांत हो गया। इसके कारण लोकसभा के उपाध्यक्ष ने इस बैठक की क्या करी थी, अध्यक्षता करी थी। मैं कह रहा हूं साथियों कारण पता होना चाहिए। अगर कारण पता है तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा और जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका प्रश्न कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। ये आपके संयुक्त बैठक से संबंधित जो प्रावधान थे इसके संदर्भ में बात की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्टिकल 121 और आर्टिकल 122 के संदर्भ में, जहां पर संसद एवं न्यायपालिका के संदर्भ में कहीं पर भी गतिरोध या विरोधाभास हो, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। आर्टिकल 121 एंड कौन सा ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 122। आर्टिकल 121 में प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई मामला जो न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसा कोई मामला जो न्यायालय में विचाराधीन है, संसद उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेगी। ऐसा कोई मामला जो न्यायालय में विचाराधीन है, संसद उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेगी। यहां तक कि संसद जो है न्यायालय के संदर्भ में किसी न्यायाधीश के विरुद्ध जो हटाने की प्रक्रिया लाई जाती है, उनके अलावा किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध किसी भी प्रकार की संसद में उनको लेकर जो है चर्चा नहीं की जाएगी। दूसरा आर्टिकल 122 में लिखा गया है कि ऐसा कोई मामला जो संसद में विचाराधीन है, ऐसा कोई मामला जो संसद में विचाराधीन है, तो न्यायालय यहां पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेगा। अर्थात यहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देखिए, मोंटेस्क्यू ने जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है वो यहां पर थोड़ा सा प्रभावी बन रहा है। कैसे कि ऐसा कोई मामला भी आपस में टकराव नहीं हो, न्यायपालिका और कार्यपालिका या संसद के बीच में टकराव नहीं हो, इनके लिए दो आर्टिकल लिखे गए, आर्टिकल 121 और आर्टिकल 122। पहले में क्या प्रावधान किया गया, आर्टिकल 121 में प्रावधान किया गया कि अगर कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में विचाराधीन है, तो संसद उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेगी। संसद उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करी। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, 121। आपने कभी देखा है कि संसद में न्यायालय के विरुद्ध किसी प्रकार या न्यायालय में कोई कार्रवाई चल रही है उसको लेकर संसद में डिस्कस हो रहा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो संविधान का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। एक मामले में न्यायालय में संसद में न्यायालय से संबंधित डिस्कस किया जा सकता है, और वो कौन सा है, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है और हटाने की प्रक्रिया किनको, हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में बात करें तो संसद हटाएगी। और इस समय अगर संसद में कोई मामला चल रहा है न्यायाधीश को हटाने को लेकर जो है, तो यहां पर किया जा सकता है। इनके अलावा किसी भी मामले को लेकर, न्यायालय के किसी मुद्दे को लेकर संसद में उस पर चर्चा का आयोजन नहीं करवाया जा सकता। आप लोगों ने देखा होगा कि 3 न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के थे और उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश सार्वजनिक रूप से बाहर आकर मीडिया से मिलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसके बाद में 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो लाया गया था, 99वां संविधान संशोधन जो न्यायिक नियुक्ति के संदर्भ में था, इनको लेकर जब सदन में चर्चा चल रही थी तो भाई साहब वहां पर संसद के सदस्यों ने भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि वहां न्यायिक नियुक्ति आयोग के संदर्भ में बात करते करते कहां तक पहुंच गए, न्यायपालिका के कार्यों के संदर्भ में उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। यहां तक कि कहा कि न्यायपालिका कुछ भी औचित्य नहीं है, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रही है। न्यायपालिका के संदर्भ में जो न्यायाधीश हैं ये आपस में अपने रिश्तेदारों को जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त करवा देते हैं। इनको अर्थात कॉलेजियम जो था, कॉलेजियम को लेकर जो बात चल रही थी, कॉलेजियम को समाप्त करके न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ था। तो पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ जब संसद में
किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के अलावा जो है संसद में किसी विधेयक पर इस प्रकार की चर्चा का आयोजन हुआ, और वो कौन सा था? 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम। तो 99वां था, बिल संख्या अलग थी, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो उसके संदर्भ में यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग के संदर्भ में जो संसद में डिस्कस चल रहा था, इसको लेकर पहली बार जो है सदन में इस प्रकार की चर्चा की गई थी। आर्टिकल 122 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 122 में लिखा गया है, ऐसा कोई मामला जो भी संसद में प्रक्रियाधीन है, अब तक कोई बिल बना नहीं है, अगर बन जाए तो उसके बाद न्यायपालिका स्वतंत्र है, अगर संविधान के विपरीत है तो ऐसे जो किसी प्रकार के विधेयक को जो है क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जब तक संसद में विचाराधीन है, न्यायालय उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर एक आप अपवाद के स्वरूप में क्या ध्यान में रख सकते हैं? जब किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया, जब किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया, किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद में चल रही है, जब किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संसद में चल रही है, तो इस समय जो है क्या किया जा सकता है? इस समय जो है हटाने की प्रक्रिया संसद में चल रही है, तो इस समय संसद में चर्चा की जा सकती है। इनके अलावा किसी भी मामले को लेकर, न्यायालय के किसी मामले को लेकर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती, ये आपको ध्यान में रखना है। और आर्टिकल 122 में क्या प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 122 में प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई मामला, क्या ध्यान में रखेंगे? ऐसा मामला जो कहां पर? पहले न्यायालय में। ऐसा मामला जो संसद में प्रक्रियाधीन है, जो संसद में क्या है? प्रक्रियाधीन है। ऐसा मामला जो संसद में प्रक्रियाधीन है, उस पर न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती, किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती, किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती। अगर कोई मामला संसद में विचाराधीन है, संसद में प्रक्रियाधीन है, तो न्यायालय नहीं करेगा, और जब न्यायालय में विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है, तो संसद उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। यहां पर संसद ने एक बार इस आर्टिकल 121 का उल्लंघन किया था, वो आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। 121वां संविधान संशोधन विधेयक, 121वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर जो सदन में चर्चा चल रही थी, और वो 101वां संविधान संशोधन विधेयक किसके संदर्भ में था? न्यायिक नियुक्ति आयोग। किसके संदर्भ में था? न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये जो न्यायिक नियुक्ति आयोग के संदर्भ में जो संसद में डिस्कस चल रहा था, इसको लेकर संसद के सदस्यों ने न्यायिक नियुक्ति आयोग के संदर्भ में तो बात की साथ में न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, और कॉलेजियम के संदर्भ में वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में भरपूर तरीके से उनको मौका मिल गया था न्यायपालिका को कोसने का। उन्होंने वहां पर भरपूर तरीके से जो है न्यायपालिका के संदर्भ में इस प्रकार की बयानबाजी सदन में की। ये भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। कौन सा बिल था? आपके 121वां संविधान संशोधन विधेयक, जो किनसे संबंधित था? न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित। क्या था न्यायिक नियुक्ति आयोग? थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि जब अपन पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट उस समय इसको डिटेल में जानेंगे। ये जो 121वां संविधान संशोधन बिल था, फिर बाद में संसद के दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत करने के बाद 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बना था। कौन सा? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम बना था, और उसके तहत जो है कॉलेजियम के स्थान पर न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात की गई। साथियों, आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पे करता है? कॉलेजियम की सिफारिश पे करता है। कॉलेजियम में कितने व्यक्ति होते हैं? 5 व्यक्ति होते हैं। एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और 4 होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। ये जो कॉलेजियम में शामिल व्यक्ति हैं, यही राष्ट्रपति को नामों की सूची भेजते हैं कि आप इस व्यक्ति को जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दीजिएगा, और इस व्यक्ति को जो है हाई कोर्ट के उस हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दीजिएगा। यहां तक कि इन कॉलेजियम के द्वारा ही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का क्या किया जाता है? स्थानांतरण किया जाता है।
यानी राजस्थान हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश को अगर गुजरात हाईकोर्ट में भेजना है तो स्थानांतरण भी कौन करता है? कॉलेजियम की सिफारिश। कहने को तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पे करेगा? जो कॉलेजियम कहेगा उसी के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करता है। लंबे समय से मांग चल रही थी और विशेषकर 2002 में जब संविधान समीक्षा समिति बनी थी, उस संविधान समीक्षा समिति ने कहा कि क्यों ना कॉलेजियम के स्थान पर जो है इस प्रकार की समिति बना दी जाए या इस प्रकार के एक आयोग का गठन कर दिया जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को तो रखे ही रखें, साथ ही कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल किया जाए और इस प्रकार के एक आयोग का गठन करके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। क्योंकि उससे पूर्व जो है कॉलेजियम पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगा और अलग अलग मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें जो है इस प्रकार के आर्टिकल भी छपे जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, इनमें से लगभग 50 से 60% न्यायाधीश आपस में रिश्तेदार हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद हो रहा है। तो जब भाई भतीजावाद हो रहा है तो इससे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ये पारदर्शी नहीं रहेगी, उसमें पारदर्शिता नहीं रहेगी, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं कर पाएगा और इसमें जो है एक वंश परंपरा शुरुआत हो गई। इस पर रोक लगाने के लिए और समय के साथ परिवर्तन की आवश्यकता थी, तो इस पर रोक लगाने के लिए सदन में जो है 2014 में 121वां संविधान संशोधन बिल रखा गया जो न्यायिक नियुक्ति आयोग के संदर्भ में था और कहा इस कॉलेजियम को समाप्त करके एक न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाएगा। दोनों सदनों ने उसे पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान कर दी। भारतीय संविधान में 3 नए आर्टिकल जोड़ दिए गए, 124A, 124B और 124C, और 3 नए आर्टिकल जोड़ के न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया और कॉलेजियम को समाप्त कर दिया। लेकिन बाद में कुछ ही समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पीठ के माध्यम से उस न्यायिक नियुक्ति आयोग और 99वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पूरी तरीके से क्या कर दिया? रद्द कर दिया, समाप्त कर दिया। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश पर करता है। और कॉलेजियम में कितने व्यक्ति होते हैं? 5 व्यक्ति होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में मांग ये चल रही है कि क्यों न जिस प्रकार राज्यों में न्यायिक परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है उसी प्रकार केंद्रीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर भी इस प्रकार की एक न्यायिक परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, जिससे जो है अच्छे न्यायाधीश जो हैं भारत को उपलब्ध हो सके और ये जो कॉलेजियम की परंपरा इसको क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। लेकिन अभी तक मामला प्रक्रियाधीन है, अपन कह सकते हैं इसको लेकर बात चल रही है। लेकिन फिलहाल व्यवस्था यही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश पे करता है। तो पहली बार संसद को मौका मिला था न्यायपालिका को कोसने का और संसद ने यहां पर भरपूर जो है आर्टिकल 121 का क्या किया था? उल्लंघन किया था। आपसे प्रश्न किस प्रकार का पूछा जा सकता है वो अपने लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये हो सकता है कि वह कौन सा विधेयक था जिस पर सदन ने चर्चा के दौरान आर्टिकल 121 का उल्लंघन किया? ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? प्रश्न ये हो सकता है कि वह कौन सा विधेयक था जिस पर सदन में चर्चा के दौरान न्यायपालिका और साथ ही आर्टिकल 121 का उल्लंघन किया। आप कहेंगे कौन सा? 121वां संविधान संशोधन विधेयक। प्रश्न ये भी हो सकता है कि इस विधेयक के द्वारा कौन सा अधिनियम या फिर कौन सा संविधान संशोधन हुआ? आप ध्यान में रखेंगे 99वां। क्या वर्तमान में ये प्रभावी है? नहीं, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जब अपन सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो न्यायिक नियुक्ति आयोग के संदर्भ में वहां पर डिटेल से पूरा का पूरा जो है जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे न्यायिक नियुक्ति आयोग में कितने व्यक्ति होते हैं, कौन कौन इसकी नियुक्ति करता है और इसके संदर्भ में समिति में कितने सदस्य होते हैं, इसके संदर्भ में बात करेंगे। तो ये आपके था कौन सा? आर्टिकल 121 और आर्टिकल 122 जिसके संदर्भ में आज की सेशन में बात की। साथ ही इससे पूर्व आर्टिकल 118 भी ध्यान में रखना है और आर्टिकल 108 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और विशेषकर ये जो टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से बना के और इसको जो है याद करने का प्रयास कीजिएगा। आजकल डेट भी पूछी जा रही है कि कौन सी डेट को संयुक्त बैठक हुई थी? 6 मई, 16 मई और 26 मार्च। 6 मई, 16 मई और 26 मार्च। वर्ष ध्यान में रखने 1961, इसके बाद 1978 और 2002। कौन सा विधेयक था? फिर उसकी ये संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? अध्यक्षता किसने करी? और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में
अभी तक संसद कंप्लीट नहीं हो, संसद के बहुत सारे और कार्य हैं जिसको लेकर भी अपन बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।